कल हमने आर्टिकल 41 ऑफ सीपीसी के रूल 25 तक पढ़ा था। रूल 25 और रूल 23 का ताल्लुक था रिमांड ऑफ द केस की वजह से, जिसमें रूल 25 में इश्यूज फ्रेम करके अपीलेट कोर्ट जस्ट इश्यूज फ्रेम करके ट्रायल कोर्ट को भेज रही थी, और ट्रायल कोर्ट वो इश्यूज डिसाइड करके एविडेंस के साथ अपीलेट कोर्ट को भेजेगी, और अपीलेट कोर्ट फिर फाइनली डिसाइड करेगी। जबकि 23 में था कि जो ट्रायल अपीलेट कोर्ट है वो सारा केस जो है वो रिमांड कर रही है, वापस भेज रही है किसको? ट्रायल कोर्ट को। अब 26 है, रूल में बताया जा रहा है कि फाइंडिंग एंड एविडेंस टू बी पुट ऑन रिकॉर्ड, सच एविडेंस एंड फाइंडिंग्स शall form part of the record in the suit, and either party may, within a time to be fixed by the appellate court, present a memorandum of objection to any finding। अब ये 25 के तहत अपीलेट कोर्ट ने जो इश्यूज फ्रेम करके ट्रायल कोर्ट को भेजे, और ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दी कि इन इश्यूज को डिसाइड करके फाइंडिंग्स और एविडेंस ये सारे अपीलेट कोर्ट को भेजे जाए। अब ये रूल 26 बता रहा है कि वो जो फाइंडिंग्स है ट्रायल कोर्ट की उन इश्यूज पर, और उन पर जो एविडेंस भी आई है, ये सूट के रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे, और उस पर अगर किसी भी पार्टी को कोई भी ऑब्जेक्शन है तो अपीलेट कोर्ट की तरफ से मुकर्रर करदा टाइम में वो ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। After the expiration of the period so fixed for presenting such memorandum, the appellate court shall proceed to determine the appeal। अब वो ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए जो टाइम पीरियड अपीलेट कोर्ट ने दिया था, वो अपीलेट कोर्ट की तरफ से दिया गया टाइम गुजर जाने के बाद, इस दौरान चाहे ऑब्जेक्शन आए या चाहे ना आए, अब टाइम गुजर जाने के बाद फिर अपीलेट कोर्ट अपील को डिसाइड करेगी। 27 रूल में बताया गया है कि प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस इन अपीलेट कोर्ट, the parties to an appeal shall not be entitled to produce additional evidence, whether oral or document, in the appellate court। अब सूट तो डिस्पोज ऑफ होकर अपील के स्टेज पे आ गया है, और अपील पेंडिंग में है अपीलेट कोर्ट में। ठीक है, अब उस स्टेज पर, अपील के स्टेज पर अगर कोई पार्टी एविडेंस लाना चाहती है तो रूल 27 बता रहा है कि ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उस स्टेज पर अब पार्टीज को एविडेंस पेश करने की इजाजत नहीं है, उनका ये हक नहीं है। लेकिन बट if the court from whose decree the appeal is preferred has refused to admit evidence which ought to have been admitted, लेकिन अगर ऐसा हुआ था कि ट्रायल कोर्ट में ने जिसकी डिक्री चैलेंज की गई है, जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है, उस ट्रायल कोर्ट ने ये एविडेंस जो कि पार्टीज में से कोई भी अब अपीलेट कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उस ट्रायल कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था, जो कि कानूनी तौर पर या लाजमी तौर पर उस ट्रायल कोर्ट को एडमिट करना चाहिए थी, वो एविडेंस लेना चाहिए थी। Or the appellate court requires any document to be produced or any witness to be examined to enable it to pronounce judgment or for any other substantial cause। जनरली क्या बताया जा रहा है कि जनरली पार्टीज का राइट नहीं है कि अपील के स्टेज पर वो कोई एडिशनल ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करें, ये जनरल बात है और पार्टीज के लिए। सेकंड पार्ट में अपीलेट कोर्ट का अख्तियार बताया गया है, जिसमें फर्स्ट ये कि वो एविडेंस जो कि ट्रायल कोर्ट को एडमिट करना चाहिए थी, रिकॉर्ड करना चाहिए थी, ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड नहीं की, और वो लाजमी एविडेंस थी। सेकंडली कि अपीलेट कोर्ट खुद कहती है कि कोई डॉक्यूमेंट या कोई ओरल एविडेंस उसके सामने पेश की जाए, किस पर्पस के लिए, किस मकसद के साथ कि सही फैसला हो सके।
The appellate court may allow such evidence or documents to be produced or witness to be examined. तो इन दो सूरतों में अपीलेट कोर्ट इजाजत दे सकती है कि वो डॉक्यूमेंट या वो एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस की जाए और या विटनेस है तो वो विटनेस उसको एग्जामिन किया जाए. Wherever additional evidence is allowed to be produced by an appellate court, the court shall record the reasons for its admission. अगर अपीलेट कोर्ट ने एडिशनल एविडेंस पेश करने की इजाजत दी है तो ये अपीलेट कोर्ट उसके रीजंस रिकॉर्ड करेगी कि उसने ऐसा क्यों करने की इजाजत दी है, उसकी वजह क्या है अपीलेट कोर्ट की. 28 rule a mode of taking additional evidence. कि wherever additional evidence is allowed to be produced, कि अगर एडिशनल एविडेंस लेने की इजाजत दी गई है अपीलेट कोर्ट की तरफ से तो वो किस तरह से एडिशनल एविडेंस ली जाएगी. तो ये रूल बता रहा है कि दी अपीलेट कोर्ट में इधर टेक सच एविडेंस, अपीलेट कोर्ट खुद वो एडिशनल एविडेंस ले सकती है और डायरेक्ट द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रीफर्ड, या उस कोर्ट को हुक्म दे सकती है जिसने डिक्री पास की थी और जिसकी डिक्री के खिलाफ अपील दाखिल की गई है, or any other subordinate court to take such evidence and to send it when taken to the appellate court. या इसके अलावा किसी और कोर्ट को डायरेक्ट कर सकती है कि ये एविडेंस ली जाए और एविडेंस लेकर इस अपीलेट कोर्ट को भेज दी जाए. रूल 27 में एडिशनल एविडेंस के हवाले से बताया गया और रूल 28 में मोड बताया गया है कि किस तरह से वो एडिशनल एविडेंस ली जाएगी. रूल 29 बता रहा है पॉइंट्स टू बी डिफाइंड एंड रिकॉर्डेड वेयर एडिशनल एविडेंस इज डायरेक्टेड आर अलाउड टू बी टेकन. अगर अपीलेट कोर्ट ने इस बात की इजाजत दे दी है कि एडिशनल एविडेंस ली जाए, ठीक है, और एडिशनल एविडेंस ली जा रही है तो द अपीलेट कोर्ट शैल स्पेसिफाई द पॉइंट टू व्हिच द एविडेंस इज टू बी कन्फाइंड. तो अपीलेट कोर्ट जो है वो पॉइंट्स स्पेसिफाई करेगी जिन पॉइंट्स पर एडिशनल एविडेंस जो है जिसका ऑर्डर किया गया है, जिसकी इजाजत दी गई है, वो उन पॉइंट्स तक महदूद रहेगी. एंड रिकॉर्ड ऑन इट्स प्रोसीडिंग द पॉइंट्स सो स्पेसिफाइड. और वो पॉइंट्स जो अपीलेट कोर्ट ने स्पेसिफाई की है जो डायरेक्ट की गई है तो ट्रायल कोर्ट उन पॉइंट्स पर अपनी प्रोसीडिंग जो है वो स्पेसिफाइड करेगी और उसका रिकॉर्ड बनाएगी. अब अपील के स्टेज में मसलन अपील का डिसमिसल था, अपील की रेस्टोरेशन थी, एक्स पार्टी अपील थी, सॉरी एक्स पार्टी हेयरिंग थी, एक्स पार्टी डिसीजन को सेटिसाइड करने का प्रोविजन भी था, डिसमिसल भी हमने पढ़ा था, ठीक है. उसके बाद जो अदर पार्टीज हैं उनके हवाले से भी था. उसके बाद क्या था कि पावर्स ऑफ दी अपीलेट कोर्ट थे. उसके अलावा क्या जो जस्ट अभी हमने पढ़ा कि एडिशनल एविडेंस हैं
ये सारे स्टेजेस अपील के दौरान गुजर चुके हैं। अब फाइनली क्या हो गया कि फाइनली ये स्टेज आ गया है कि अपील सुनकर डिसाइड की जाए, फैसला किया जाए। अब रूल 30 जो है वो बता रहा है कि जजमेंट व्हेन एंड वेयर प्रोनाउंस द अपीलेट कोर्ट आफ्टर हियरिंग द पार्टीज आर देयर प्लीडर्स and referring to any part of the proceeding, whether on appeal or in the court from whose decree the appeal is preferred. कि अपीलेट कोर्ट पार्टीज या उनके जो वकला है उनको सुनने के बाद वो जो प्रोसीडिंग्स जो कि ट्रायल कोर्ट में चली या अपील के दौरान जो प्रोसीडिंग हुई, ठीक है, उनका रेफरेंस देते हुए टू विच रेफरेंस में बी कंसिडर नेसेसरी, जो कि अपीलेट कोर्ट जरूरी समझे, shall pronounce judgment in open court either at once or on some future day of which notice shall be given to the parties or their pleaders. अपीलेट कोर्ट फौरी तौर पर या किसी आगे मुकर्रर शुदा तारीख पर अपील का फैसला सुनाएगी, और अगर फौरी नहीं सुनाती, किसी और डेट पर सुनाती है, तो उस बात का इतला पार्टीज को दिया जाएगा। सेम ही है जब ट्रायल कोर्ट की सेम तरीका है कि ट्रायल कोर्ट जब जजमेंट सुनाती है तो उसमें भी यही है कि ट्रायल कोर्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स फौरी तौर से फैसला सुनाएगी या कोई डेट रखेगी जो कि नॉट एक्सीडिंग 30 days है, और उसके बाद वो फैसला सुना दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अपील में है कि अपील में भी वो पार्टीज या उनके वकला को सुनने के बाद और अपील के दौरान जो प्रोसीडिंग चली या ट्रायल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चली, उनका अगर रेफरेंस जो कि जरूरी हो उसका रेफरेंस देते हुए अपीलेट कोर्ट